एवरीवन वेलकम टू कोल लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं डीपीएसपी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये जो स्टेट है ये सेंटर को कहा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा गया है स्टेट। ठीक है, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक कंट्री को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए कौन कौन से गाइडलाइन दिए गए हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कहा गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया हुआ है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है ये, और इसको बोरो किया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया गया है। और ये आयरिश वाले इसको स्पेन से चुराए थे। ठीक है, इसको स्पेन से चुराए थे। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है टू इस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना इनका ऑब्जेक्टिव होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। अब इसको वेलफेयर स्टेट कैसे बनाया जाएगा? ताकि जो रेगुलेशन फंक्शन है वो भी अच्छे से हो सके और डेवलपमेंट फंक्शन भी अच्छे से हो सके। ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट इतना हो जाए कि फिर रेगुलेटरी ठीक से ना हो पाए और पब्लिक को कोई दिक्कत आ जाए, या ऐसा रेगुलेशन ना हो कि पब्लिक आराम से रहे और स्टेट का डेवलपमेंट ना हो। तो दोनों को बैलेंस करके चलने को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ताकि एक वेलफेयर स्टेट बन सके, ताकि दोनों बैलेंस होकर चल सके। बात करते हैं डीपीएसपी के क्लासिफिकेशन की, तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल, उसके बाद तीसरा है वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल। तो इन 3 सेक्शन में 3 प्रिंसिपल में डीपीएसपी को बांटा गया है। इसमें अलग अलग आर्टिकल्स डाले गए हैं, जो कि 36 से 51 तक हमारा आर्टिकल डीपीएसपी देता है। और इस 36 से 51 को अलग अलग आर्टिकल्स को अलग अलग प्रिंसिपल्स में बांटे गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल ये आर्टिकल वाला सेक्शन है और ये है सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, इधर आर्टिकल लिखे हुए हैं, इधर सारा सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ है। एक एक को ध्यान से देखते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है अक्सर 39 वाले में से कन्फ्यूजन करने के लिए ज़्यादातर पूछ लेता है कि ये फंडामेंटल राइट्स भी जहाँ मैच करता है डीपीएसपी। तो अक्सर एग्जाम में क्या करता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ मैच कर देगा डीपीएसपी को, और फिर पूछेगा कि इसमें डीपीएसपी कौन सा है और फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं। तो 39 में जितने भी हैं वो सब फंडामेंटल राइट्स भी लगते हैं देखने में। तो एक बार ध्यान से देखिएगा। ये शुरू करते हैं। पहला है आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल 38 ये कहता है कि स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल्स। ठीक है, अपने जो कंट्री है उसको एक ऐसा सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है जिससे जनता का वेलफेयर हो सके। अब ये कैसे मेंटेन होगा? तो उसके लिए सर्टेन प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। वो सर्टेन प्रिंसिपल्स क्या क्या है? तो 39 कहता है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। स्टेट को कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। अब वो कौन कौन से हैं? तो 39 ABCD के माध्यम से दिया हुआ है। इसको देखिएगा ध्यान से, क्योंकि फंडामेंटल राइट के साथ मैच कर जाता है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है एग्जाम में। तो पहला है 39A। 39A ये कहता है कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैन एंड वुमेन। तो औरत को और मर्द को दोनों को एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड मिलना चाहिए। ये नहीं कि मर्द को ज़्यादा मिलेगा और औरत को कम मिलेगा, तो इक्वल होना चाहिए मर्द और औरत में। ठीक है। आर्टिकल 39B ये कहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड्स। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए मटेरियल्स का। 39C कहता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यूअर हैंड, कि जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है वो कुछ हाथ में नहीं होना चाहिए, इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। 39D क्या कह रहा है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो जितना काम जिस काम के लिए मर्द को जितने पैसे मिल रहे हैं उतने काम के लिए औरत को भी उतने ही पैसे मिलने चाहिए। यानी कि 8 घंटा अगर मर्द भी काम किया, 8 घंटा औरत भी काम की, तो औरत को थोड़ा कम पैसे मिलेंगे और मर्द को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये सब नहीं होना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट भी होना चाहिए। ठीक है। फिर 39E क्या कहता है? हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ एन वर्कर एंड चिल्ड्रेन आर नॉट टू बी एब्यूज्ड। समझ में आ रहा है? ये तो जो हेल्थ और स्ट्रेंथ है वर्कर्स के या चिल्ड्रेंस का, उनको एब्यूज़ नहीं करना है, उनका ध्यान देना है। 39F ये कहता है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कीजिए फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन। ऐसे अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट कीजिए जिससे कि चिल्ड्रेंस के जो डेवलपमेंट हो वो हेल्दी डेवलपमेंट हो सके। फिर नेक्स्ट है 39A। आर्टिकल 39A ये कहता है, अगर जहाँ कैपिटल A हो मतलब कि वो नया आर्टिकल है, अगर 39A स्मॉल लेटर में है मतलब कि वो अलग आर्टिकल है, अगर कैपिटल लेटर आ गया तो मतलब ये अलग आर्टिकल है। तो 39A ये कहता है कि इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड टू पुअर, मतलब कि अगर पुअर के साथ जो गरीबों के साथ भी अनजस्टिस नहीं होना चाहिए, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। फिर आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सीकनेस और डिसएबिलिटी। तो ये आर्टिकल 41 कहता है। फिर है आर्टिकल 42। क्या कह रहा है ये? तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क इंक्लूडिंग मैटरनिटी लीव, मतलब कि अगर काम करने का जो कंडीशन है और वर्क प्लेस ऐसा होना चाहिए कि जहाँ दिखे कि हाँ यहाँ इंसान काम करते हैं, ना कि जानवरों की तरह उनको काम करवाया जा रहा है। तो ये आर्टिकल 42 कहता है कि आपको ऐसा कंडीशन मेंटेन करना है जहाँ ये लगे कि हाँ यहाँ इंसान काम करते हैं, और एक ह्यूमन क्रिएचर, आपको ह्यूमन कंडीशन क्रिएट करना है जहाँ भी लेबर या कोई भी आदमी काम कर रहा हो।
फिर है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 कहता है लिविंग वेज फॉर वर्कर। लिविंग वेज का मतलब होता है कि आपको लेबर को या किसी भी एम्प्लॉय को इतना वेजेस देना है कि उसके जो कंडीशंस है, मतलब रोटी कपड़ा मकान वाला जो कंडीशन है वो फुलफिल हो सके, उसके दवा, बच्चों की पढ़ाई, ठीक है, तो जितने भी उसकी नेसेसिटीज़ हैं वो सब उससे फुलफिल हो सकें, इतना आपको वेजेस देना है, ना कि इतना कि बस एक टाइम या 2 टाइम का खाने भर का पैसा देके आप उसको घर भेज दिए। तो आपको एटलीस्ट इतना पैसा दीजिए उसको कि उसका पूरे महीने का खर्चा चल सके अगले पेमेंट आने तक का। फिर है आर्टिकल 43A। तो यानी कि 43 अलग आर्टिकल है और 43A अलग आर्टिकल, जैसे आप लिखा ना कैपिटल ए, तो मतलब ये अलग आर्टिकल है। तो 43A कह रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ के जो मैनेजमेंट है उसमें वर्कर्स के पार्टिसिपेशन होने चाहिए। ये नहीं हो कि ऊपर ऊपर आए सब बाबू लोग इकट्ठा हुए और कुछ मैनेजमेंट का काम इधर उधर का देख लिए और चले गए। जहाँ वर्कर्स को भी इन्वॉल्व कीजिए अपने मैनेजमेंट में, ताकि वर्कर्स को भी मालूम पड़े कि मैनेजमेंट में किस चीज़ की ज़रूरत है या क्या चीज़ नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि आपस में बात कर ली और वर्कर को छोड़ दी, बाद में कुछ हुआ तो वर्कर्स के ऊपर हार्म पहुँच रहा है या वर्कर्स मारे जा रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में वर्कर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, आर्टिकल 43A कहता है। फिर आर्टिकल 45 क्या कहता है कि प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6। याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स में भी एक है ऐसा एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पर भी है। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसमें क्या है, बिलो एज ऑफ 6 की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको याद रखिए कि 6 साल से कम की बात जो हो रही है वो DPSP में होती है, और इससे ऊपर 14 तक की जो बात है वो है फंडामेंटल राइट्स में। तो इस 45 ये कह रहा है कि ऐसा प्रोविज़न बनना चाहिए कि बच्चों को जो एज 6 साल से कम है उनके चाइल्डहुड केयर भी हो सके उनका, और उनका एजुकेशन भी हो सके। तो ये आर्टिकल 45 कहता है, और ये जितने आर्टिकल थे ये हमारा सोशलिस्ट आर्टिकल था। अब है गांधीयन प्रिंसिपल। तो गांधीयन प्रिंसिपल सबको मालूम होगा, गांधी जी के राह पे चलने वाला प्रिंसिपल्स होगा, सारे आर्टिकल्स होंगे। तो इसमें है पहला आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो जहाँ भी विलेज पंचायत की बात हो समझ आइएगा आर्टिकल 40 है, ये गांधीयन प्रिंसिपल पे चल रहा है। उसके बाद है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 कहता है कि प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री ऑन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरिया। तो छोटे मोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज होने चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल के ऊपर हो या फिर कुछ लोगों का समूह मिला के किसी ग्रुप में बने, लेकिन बने विलेज एरिया में, रूरल एरिया में ये सब बने। फिर है आर्टिकल 43B। 43B क्या कह रहा है कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट कीजिए आप लोग, मतलब एक स्टेट को कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोशन करना चाहिए या इस्टेब्लिश करना चाहिए। फिर है आर्टिकल नंबर 46 कहता है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ST SC एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सोशल इनजस्टिस। ST SC और अदर वीकर सेक्शन के साथ इनजस्टिस ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट को एजुकेशन और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ध्यान देना चाहिए। आर्टिकल 48 है उसके बाद, तो ये कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ एंड अदर मिल्क कैटल। गाय को या ऐसे कोई भी जानवर जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनको नहीं मारना है, इस चीज़ का भी प्रोविज़न आर्टिकल 48 में दिया हुआ है। तो इतने थे गांधीयन प्रिंसिपल्स। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स की। तो इसमें क्या क्या कहा है एक बार देख लीजिए। तो इसमें जितने भी बात कहे होंगे ना, आप देखिएगा, आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा, हाँ ये गांधी जी की बात हो सकती है, ये वेस्टर्न लिबरल की बात किया जा सकता है, और ये जो बात हो रही है सोशल वेलफेयर की बात हो रही है। तो एक बार वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल को देखते हैं। इसमें है आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए फॉर द पीपल, ठीक है। फिर आर्टिकल 47 क्या कहता है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये स्टेट की ड्यूटी है, कंट्री की ड्यूटी है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने देशवासियों के लिए बढ़ाए और उनके न्यूट्रिशन के लिए भी कुछ प्रबंध करे। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये कोई बाहर का कंट्री तो बढ़ाएगा नहीं, इसलिए आर्टिकल 47 कह रहा है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है 48A। तो 48A कह रहा है प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इन्वायरमेंट को आप इम्प्रूव कीजिए और वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को सेफ गार्ड कीजिए। तो ये तो सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं होनी चाहिए, इसको पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा इन्वायरमेंट थोड़ा डेवलप करे और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ गार्ड हो। आर्टिकल 49 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल ऑर्नामेंट। तो जितने भी हमारे ऑर्नामेंट्स हैं या नेशनल मोनूमेंट है उनको प्रोटेक्ट करना भी राज्य की जिम्मेदारी है। ये राज्य के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि इसको हम लोग बचा के रखें। अब हम लोग क्या करते हैं, कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि
जितने भी नेशनल ऑर्नामेंट्स हैं वहाँ पे गुटखा खा के थूका हुआ रहता है, या तो वो प्यार की निशानी लगाई रहती है वहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि हमारे देश का नाम भी खराब होता है। कोई आता है बाहर से देखता है वहाँ पे गुटखा थूका हुआ रहता है, दिल बनाया हुआ रहता है। तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, पब्लिक को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। फिर आर्टिकल 50 कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना है। ये हम लोग कल जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम लोग देखे थे कि किस तरह से जुडिशरी को अलग किया गया है एग्जीक्यूटिव से, या हमारे पार्लियामेंट से अलग किया गया है जुडिशरी को। तो कल वाले वीडियो को जो नहीं देखा उसको जाकर देखिएगा, उसमें अच्छे समझाया हुआ ये चीज़। तो आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। फिर आर्टिकल 51, तो आर्टिकल 51 कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हर कंट्री को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना चाहिए, ना कि चाइना की तरह कभी इससे लड़ रहे हैं कभी उससे लड़ रहे हैं, हर जगह से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ उस स्टेट को भी ध्यान देना चाहिए जो बॉर्डर लाइन शेयर करता है किसी दूसरे कंट्री के साथ। जैसे हमारा यूपी है, तो यूपी नेपाल के साथ बॉर्डर लाइन क्रिएट करता है। तो यूपी के पब्लिक को या यूपी के गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसा ना हो कि हमारे रिलेशंस ख़राब हो हमारे पड़ोसी देश के साथ। तो यही कह रहा है आर्टिकल 51 में कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब है कि कुछ जो DPSP है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ मैच करते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है जान लीजिए। एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि फंडामेंटल राइट्स में और DPSP में क्या अंतर आते हैं। तो एक एक करके ध्यान देंगे इस पर। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये क्या है, ये बेसिक राइट है दैट गारंटी द इंडियन सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ये राइट्स हमको गारंटी किए गए हैं। लेकिन DPSP क्या है, DPSP बस एक गाइडलाइन है जो कि स्टेट को फॉलो करना चाहिए एक वेलफेयर पॉलिसी या वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। इसमें ये कहा गया कि DPSP आर गाइडलाइन टू बी फॉलोड बाई अ गवर्नमेंट वाइल फ्रेमिंग द पॉलिसी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस गाइडलाइन को फॉलो करे ही, लेकिन फंडामेंटल ज़रूरी है कि आपको ये फॉलो करना है फंडामेंटल राइट्स। ये हार्म नहीं होना चाहिए किसी का भी। ये अंतर है फंडामेंटल और DPSP में। दूसरा क्या कह रहा है कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज पनिशेबल। अगर आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को हार्म कर रहे हो तो आप पनिशेबल हो। लेकिन अगर जो सेंटर या जो कंट्री है वो DPSP को फॉलो नहीं कर रही है या वायलेशन कर रही है तो उसका कि जो गाइडलाइन दिए गए हैं उस गाइडलाइन पे नहीं चल रही तो पनिशेबल नहीं है। ठीक। दूसरा है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल और DPSP आर नॉट जस्टिसेबल। इसका मतलब ये होता है कि अगर बात करें अगर किसी की फंडामेंटल राइट्स अगर हार्म हो रही तो वो कोर्ट में जा सकता है ये कहने के लिए कि मेरा यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हार्म हो रहा है। लेकिन DPSP के लिए आप नहीं जा सकते कि DPSP में ये गाइडलाइन दिया हुआ है और गवर्नमेंट जो है हमारे स्टेट या कंट्री जो है ये ऐसा नहीं कर रही है हमारी गवर्नमेंट, तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं। आर्टिकल्स वही सारे दिए हैं जो ऊपर लिखे हुए थे, बस ऊपर क्या किया है उसको सेग्रीगेट कर दिया हूँ मैं गांधीयन में और सोशलिस्ट में, लेकिन यहाँ सेग्रीगेट नहीं किया हुआ है। तो इसको एक बार आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। 36 से लेके 51 तक ये अच्छे से दिया हुआ है, तो इसको बाद में आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। ये लक्ष्मीकांत का पेज है, इसमें अच्छे से दिया हुआ है सब कुछ। इसमें खोल के नहीं दिया हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ था जो वीडियो में यहाँ पे जितना कुछ लिखा हो सब खुल के लिखा हुआ है। तो फिर भी आप एक बार उसको देख लेंगे समझ में आ जाएगा पूरा। तो इतना था DPSP में, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा टॉपिक है ये। बस इतना याद रखिएगा कि DPSP एक गाइडलाइन है जो कि एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करने में मदद करता है। फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग को ये पावर दिया गया है, गारंटी दी गई है। ठीक है, तो ये है आज के टॉपिक में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बाकी मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।